हेलो फ्रेंड्स, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा, आज हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात की थी नो कॉमन केस की, यानी जब डाइस की दो स्थितियां दी जाती हैं और उसमें क्या होता है, कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है। वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले टर्न पे हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे, आज भी देखते हैं कैसे। चलिएगा, एक क्वेश्चन के जरिए से समझते हैं। हमारे सामने एक ही डाइस की दो स्थितियां दी गई हैं, 4 2 5, 6 1 3। हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हैं और इसमें कोई भी अंक हमारा कॉमन नहीं है। तो हमें पता है यहाँ पे जब भी कोई अंक कॉमन नहीं होता है तो हम चेक करते हैं कि दिया गया पासा साधारण है या मानक। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यदि किन्हीं, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी तीन सतह हमें दिखाई देती हैं, इनमें से किन्हीं दो सतहों का योग यदि 7 हो जाए तो हम कह रहे होंगे वह हमारा साधारण पासा होगा। यदि 7 नहीं है तो हम बताएंगे कि वह हमारा मानक पासा है। चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7, यानी हम कह रहे होंगे ये जो पासा हमें दिया है यह साधारण पासा है। और यदि एक पासा साधारण है तो दूसरा निश्चित रूप से साधारण पासा ही होगा। देखिएगा 1 और 6 यानी 7, हम कह रहे होंगे ये साधारण पासा है। तो हमें पता है यहाँ पे यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए 5 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो हमें पता है यहाँ पे अगर 5 के अपोजिट सतह की बात की जाए तो 5 के अपोजिट सतह पे वो अंक आएंगे जो हमें इस डाइस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पता है 6 1 और 3 हमें इस डाइस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह रहे होंगे कि 5 के अपोजिट 6 1 3 में से कोई आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी के आधार पे आंसर बताते हैं। आएगा तो एक ही अंक, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा अंक यहाँ पे आएगा। चलिए, अगर हमसे पूछा गया होता कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा तो हम इन्हीं के अंकों को बता रहे होते। इसके अलावा यदि 2 के अपोजिट हमसे पूछा गया होता तो भी हम इन्हीं अंकों को बता रहे होते। इसी प्रकार यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए 6 के अपोजिट कौन से अंक आएंगे तो हम बता रहे होते जो हमें इस डाइस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं 4 5 और 2 हमें इस डाइस में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से 3 के अपोजिट भी यही अंक आएंगे। और हमसे पूछा गया होता कि बताइए 1 के अपोजिट कौन से अंक आएंगे तो हम इन्हीं तीनों अंकों को बता रहे होते। अगर ये पासा हमारा मानक होता तो हमें पता है अपोजिट सरफेस का योग 7 होता है। यहाँ अगर मानक पासा होता, वहां पे हमसे पूछा गया होता कि 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा तो हम 2 बता रहे होते, 6 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा तो 1 बता रहे होते। जबकि यदि हमसे पूछा गया होता कि 4 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा तो हम वहां पे 3 बता रहे होते। समझ पाए होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर आपको ऑप्शन देता है और आपसे एग्जैक्ट आंसर जानना चाहता है, तब हम इस कंडीशन में कैसे आंसर को देते हैं। चलिएगा समझ लेते हैं। इसके ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें, A B C और D। मान लेते हैं हमारे सामने ऑप्शन है, हमसे पूछा गया है कि बताइए 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो हमें पता है 5 के विपरीत सतह पे हमें इन 3 अंकों के आने की संभावना है, यानी इन 3 अंकों के आने की संभावना है। लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया। मान लेते हैं एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया आपको 4 2 1, 4 2 5 और एक ऑप्शन आपको दे दिया 1 या 3।
तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे? हम देख पा रहे हैं क्योंकि हम पॉसिबिलिटी के आधार पर आंसर बताते हैं, तो इस कंडीशन में हम इस आंसर को बता रहे होंगे। यहां पे हमने देखा या तो 6 या 1 या 3 आएगा। 6 हमारे ऑप्शन में नहीं था, हम देख पा रहे हैं हम इनमें से कोई आंसर टिक कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमसे परफेक्ट आंसर पूछता है, तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे सामने 4 अन्य ऑप्शन हैं, हमें दिया गया है 6 1 3 6 1 3 और 2, और हमसे पूछा गया है बताइए कि 5 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा। अब हमारे सामने मजबूरी है कि हम उस आंसर को टिक करें, एक एग्जैक्ट आंसर को टिक करें, जबकि हम देख पा रहे हैं ये तीनों ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, सामने वाले के अपोजिट सामने वाली की सतहों को माना जाता है, यानी कि इस सतह के अपोजिट इस सतह को माना जाएगा और ऊपरी सतह के अपोजिट इस ऊपरी सतह को माना जाएगा, और ये दाईं ओर दिखने वाली सतह इस पासे में दाईं ओर दिख रही है उसके अपोजिट माना जाएगा। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों के जरिए हम बता रहे होंगे कि 5 के अपोजिट सतह पे हमारा 6 आएगा। समझ पाए होंगे, आशा करता हूं कि समझ पाए होंगे आप। चलिएगा अब हम बात कर लेते हैं, अगर इसके कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं हमारे सामने, यहां पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन होते 6 1 3 और एक ऑप्शन हमारे सामने होता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हम इस कंडीशन में इस ऑप्शन को टिक कर रहे होते, क्योंकि हम एग्जैक्टली रूप से नहीं, हम यहाँ पे परफेक्ट रूप से नहीं बता सकते कि यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। समझ पाए होंगे। चलिएगा मैं इसे रफ करता हूं। अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने इसे किस बेस पे इमेजिन किया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। एक अन्य क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। फिर से हमारे सामने एक डाइस की 2 पोजीशन दी गई हैं, ए डी सी ई एफ और बी। हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं और दोनों पासे में कोई भी अंक हमारा कॉमन नहीं है। इस कंडीशन में हम आंसर को कैसे टिक करेंगे? तो हमें पता है जब हमारे 2 पासे होते थे और वहां पे कोई अंक फिल होता था 1 से लेकर 6 तक, तो वहां पे हम चेक करते थे कि हमारा पासा मानक है या साधारण। लेकिन इस कंडीशन में हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में हमसे यदि पूछा जाता कि बताइए ए के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या पूछा जाता कि बताइए बी के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, सी के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या डी के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा, ई और एफ के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा, तो इस कंडीशन में हम यहां पे नहीं चेक कर सकते कि ये पासा मानक है या साधारण। तो हमें क्या करना होगा, इस सामने वाली सतह को इस सामने वाले के अपोजिट मानना होगा और इस ऊपरी सतह को इस ऊपर वाले अंक के अपोजिट मानना होगा, और यहां पे सी को बी के अपोजिट मानना होगा। चलिएगा अब हम बता रहे होंगे कि ए के अपोजिट हमारा ई आएगा, जबकि बी के अपोजिट हमारा सी आएगा और सी के अपोजिट बी आएगा, जबकि डी के अपोजिट यहां पे हमारा एफ आएगा और ई के अपोजिट सी,
और F के अपोजिट हमारा D आएगा। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे यहां तक। और इसी के साथ आपका नो कॉमन केस फिनिश होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की ओर, जहां पे डाइस की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। 2 से अधिक स्थितियां वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं या 5 भी हो सकती हैं। अब हम लोग बात करेंगे जहां पे एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। हम कह सकते हैं एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। यानी हम अब बात करने वाले हैं थर्ड केस की। जब 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। जब 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। चलिएगा एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक ही पासे की मैं 2 से अधिक पोजीशन बनाता हूँ और फिर समझते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हमारे सामने एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हैं। जहाँ की हम देख पा रहे हैं एक ही पासे की हमारे सामने 4 स्थितियां हैं और इसके माध्यम से हमें आंसर को बताना होगा। चलिएगा यहाँ पे मैं अंकों को फिल कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा 4 3 5 और एक इसमें भी अंकों को फिल कर देता हूं 5 2 6। हम देख पा रहे हैं हमारे सामने एक ही पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए एक के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा। एक के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा या 4 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि बताइए 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। जब भी हमारे सामने किसी भी पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाएं तो हम क्या करेंगे, हम उन 2 पासों को लेंगे जहां पे एक अंक कॉमन हो। तो चलिएगा हम देख लेते हैं किस पासे के माध्यम से हम वन कॉमन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 1 और 2 में हमारा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। चलिएगा अगर हम बात करें 1 और थर्ड की, पहले और तीसरे की बात करें तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा एक अंक कॉमन है जो कि क्या है 3 है। यदि हम बात करें पहले और तीसरे पासे की, तीसरे पासे की तो हम देख पा रहे हैं यहां पे हमारा एक अंक कॉमन है जो कि 3 है। यानी कि अब इस बेस पे हम वन कॉमन ट्रिक का यूज करके ये सारे ऑप्शन को, इन सारे आंसरों को दे सकते हैं। चलिएगा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है यहां पे 3 आपका कॉमन है, यहां से क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, 3 के बाद हमारा 1 और 1 के बाद में 2। चलिएगा इस पासे को भी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 3 के बाद 5 और 5 के बाद हमारा 4 आएगा। एक अंक हमें यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा, इस कॉमन अंक के अपोजिट होगा। क्या होगा 6। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए 1 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो हम 1 के अपोजिट बता रहे होंगे 5 होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं
यदि 4 के अपोजिट, तो हम बता रहे होंगे 4 के अपोजिट 2 होगा, और यदि हमसे पूछा गया होता 5 के अपोजिट कौन सा अंक होगा तो हम 1 बता रहे होते। चलिएगा, इसके अलावा यदि हम मान लेते हैं यदि हम पहले और चौथे पासे का यूज करते, तो देखते हैं यहां पे कौन सा अंक हमें कॉमन मिल रहा है। पहले और चौथे पासे की ओर देखते हैं, पहला और चौथा डाइस। चलिएगा, यहां पे देखिएगा हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहां पे देखिएगा हमें एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है 2, यानी किसी भी पासे का आप यूज कर सकते हैं जहां पे एक अंक कॉमन हो, उसके जरिए से हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज करके इस डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे हैं 2 से हम क्लॉकवाइज जाएंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद हमारा 1, और 1 के बाद दूसरे पासे पे आते हैं, 2 के बाद 6, और 6 के बाद 5। एक अंक जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इस पासे में, वो क्या होगा हमारा, यहां पे हम देख पा रहे हैं हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हमने दोनों पासों का यूज किया और हमें सेम आंसर मिला दोनों ही कंडीशन में। इसके अलावा हम यदि हम तीसरे और दूसरे पासे का यूज करते तो हमें कौन सा अंक मिलता। यदि हम तीसरे और दूसरे पासे का यूज करते तो हमें 2 अंक कॉमन मिलते। यहां पे आप देख पा रहे होंगे 4 और 5, और आप ये जब 2 कॉमन होते हैं तो हमें पता है केवल हम एक ही आंसर को एग्जैक्ट बता सकते हैं जो कॉमन नहीं होता है। इसके अलावा हम पॉसिबिलिटी के आधार पे ऑप्शन देते हैं, यानी कि जब हमें सारे आंसर देने होंगे तो हम क्या करेंगे, ओनली 1 कॉमन वाले डाइस को देखेंगे। समझ पाए होंगे। यहां पे केवल हम यही बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट 6 होगा, बाकी आंसर हम पॉसिबिलिटी के आधार पे बता रहे होंगे। तो यहां पे भी हमने देखा कि 3 के अपोजिट क्या है, 6 है। यहां पे भी हम देख पाए कि 3 के अपोजिट 6 है। लेकिन जब भी 2 से अधिक पासे दिए जाएं तो कभी भी हम नो कॉमन का यूज नहीं करेंगे। समझ पाए होंगे। चलिएगा, यहां पे हमारा थर्ड केस भी फिनिश होता है। इससे ज़्यादा थर्ड केस में क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आधार पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन हो। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कभी कभी यहाँ पे ABCD लिख देगा। इसके अलावा कभी कभी चिन्ह, परसेंटेज, डॉलर या कॉपीराइट जैसे चिन्ह को फिल करेगा। हम इसी के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिएगा, अब हम चलते हैं अपने चौथे टाइप की ओर, यानी चौथे केस की ओर, जहां पे हमें ओपन डाइस दिया जाता है, यानी खुला पासा दिया जाता है। तब हम कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए मैं इसे रफ करता हूं और चलते हैं ओपन डाइस की ओर। चलिएगा, अब हम बात करेंगे ओपन डाइस यानी खुले हुए पासे की। अब हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस यानी खुले हुए पासे की। ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ओपन डाइस क्या होता है। जहां पे हमें 6 की 6 सरफेस एक साथ में दिखाई देती है और हमसे बोला जाता है कि इसे बंद करने पे हमें निम्न में से कौन सा डाइस दिखाई देगा, या किसी भी एक पर्टिकुलर अंक को लेकर हमसे उसका अपोजिट पूछ लिया जाता है। चलिएगा समझ लेते हैं।
ओपन डाइस में क्या होता है, हमारे सामने जो डाइस दिया होता है, जो पासा दिया होता है, उसकी 6 की 6 सरफेस हमें दिखाई दे रही होती हैं। जैसा कि हम देख पा रहे होंगे हमारे सामने खुला हुआ पासा दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं अंकों को फिल कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 A B C D E F। परसेंटेज, कॉपीराइट, डॉलर, स्टार, हच और एक चिन्ह ले लेते हैं त्रिभुज। यानी हम देख पा रहे हैं हमारे सामने 3 ओपन डाइस दिए गए हैं और हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कॉपीराइट के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा, या परसेंटेज के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या 1 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा, या 2 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा। और कभी कभी क्या होता है, इसमें हमें ऑप्शन दे देते हैं 4 और हमसे पूछा जाता है कि इसे बंद करने पे कौन सा पासा दिखाई देगा। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि जब भी हमारे सामने फिगर होगा तो कौन सी सरफेस किसके अपोजिट होती है। चेक कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब भी खुला हुआ पासा हमें दिया जाए, जब भी खुला हुआ पासा दिया जाए हमें, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाईं ओर, यानी एक सीधी रेखा पे चलने पे, बाईं से दाईं ओर चलने पे एक के बाद एक छोड़ के जो दूसरी सतहें आती है, एक के बाद एक छोड़ के जो दूसरी सतहें आती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जब भी हम एक सीधी रेखा में चलेंगे, चाहे हम लेफ्ट से राइट चलें या राइट से लेफ्ट चलें, तो एक के बाद एक छोड़ के जो सतहें होगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम यदि बात करें सी के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, तो एक इसको छोड़ेंगे तो हम बता रहे होंगे सी के अपोजिट वी आएगा। इसी प्रकार से यदि हम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, तो एक के बाद एक सतह छोड़ के जो दूसरी सतहें आएगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है यहाँ पे हम सीधी रेखा में चलेंगे तो एक के बाद एक छोड़ के जो ये सतह है ये किसके अपोजिट हो जाएगी, एफ के। अब एक की बात करें तो एक के बाद देखो फिर से एक छोड़ के, यानी एक इसके अपोजिट होगा, ई के अपोजिट होगा। इसी प्रकार से यहां पे भी 6 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा हमें पता है इस त्रिभुज के अपोजिट क्या आएगा, डॉलर। कॉपीराइट के अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा, कॉपीराइट के अपोजिट हमारा हच आएगा और परसेंटेज के अपोजिट स्टार आएगा। समझ पाए होंगे ओपन डाइस से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सपोज यहां हमसे पूछा गया होता कि बताइए ए के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या पूछा गया होता कि सी के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। यहां पे यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए 3 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या 5 के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। इसी प्रकार से यहां पे हमसे यदि पूछा गया होता कि परसेंटेज के अपोजिट कौन सा अंक आएगा, या पूछा गया होता कि बताइए कॉपीराइट के अपोजिट कौन सा अंक आएगा। समझ पाए तो हमें पता है एक के बाद एक सतह सीधी रेखा में जाने पे लेफ्ट टू राइट या टॉप बॉटम यानी दाएं से बाईं ओर या ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में जाने के बाद एक सतह छोड़ के जो अगली सतह आती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। हम इसका यूज करेंगे तो हमें पता है एक के बाद एक सतह हमने छोड़ी, अगर एक के बाद हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास कोई भी अंक नहीं है। यहां पे देखिएगा ए के बाद हम नीचे आए, डी को छोड़ा तो हमें क्या मिला, ई, यानी हम कह रहे होंगे ए के अपोजिट क्या होगा, ई। इसी प्रकार से सी के बाद हमने एक सतह छोड़ी, एक को छोड़ा तो हमें क्या मिला, वी, यानी हम बता रहे होंगे सी के अपोजिट हमारा वी होगा। इसी प्रकार यहां पे देखिएगा हमें 3 का अपोजिट जानना है, तो हमें पता है इस साइड हम नहीं जा सकते क्योंकि यहां पे कोई हमारा अंक नहीं है,
तो हमें पता एक के बाद छोड़ के, यानी हमने 2 को छोड़ा और हमें क्या मिला 1, यानी हम कह रहे होंगे 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा 1 होगा। इसी प्रकार 5 के अपोजिट क्या होगा, सीधी रेखा पे जाने पे हमने देखा 2 को हमने छोड़ दिया और हमें क्या मिला 5 के अपोजिट 6 मिला। समझ पाए होंगे। चलिएगा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, मैं इसे रफ करता हूं। यानी हमें इतना देखना है कि एक के बाद एक छोड़ के जो सरफेस आएगी हमारी वो क्या होगी, अपोजिट सरफेस होगी। अच्छा ये क्वेश्चन इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखिएगा परसेंटेज के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा स्टार, क्योंकि हमने एक सरफेस को छोड़ा तो क्या हो जाएगा स्टार। यहां पे कॉपीराइट के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा हच हो जाएगा। चलिएगा कुछ और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। चलिएगा कुछ और फिगर बना लेते हैं यहां पे। फिर से हमारे सामने 2 फिगर हैं, यहां पे मैं अंकों को फिल कर देता हूं। $, स्टार परसेंटेज कॉपीराइट। चलिएगा इसे फिल कर देते हैं MNTPQS। चलिएगा अब क्या होता है, हमें पता है सीधी रेखा पे जाने पे हमें जो अगली सतह मिलेगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। सीधी रेखा पे जाने पे 3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम ओपन डाइस के, चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। चलिए तो हमें पता है यहां पे हमें पता है हम सीधी रेखा में दाएं से बाएं ओर या बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो हमें पता एक के बाद एक छोड़ के जो सतह आएगी वो हमारी अपोजिट होगी। यानी हम बता रहे होंगे कि M के अपोजिट हमारा T आएगा। और इसकी बात करें तो यहां पे देखिएगा P के अपोजिट हमारा S आएगा। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं एक सतह हमारी बच गई है, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट होंगी, यानी N के अपोजिट Q आएगा। यहां पे देख लेते हैं, हमें पता है सीधी रेखा में एक के बाद एक छोड़ के, यानी हम कह रहे होंगे कि डॉलर के अपोजिट हमारा परसेंटेज आएगा और हच के अपोजिट हमारा कॉपीराइट आएगा। इसके अलावा ई के अपोजिट हमारा @ आएगा। समझ पाए होंगे। चलिएगा अब क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देता है और बोलता है इसका अध्ययन करके या इसे जोड़ने पे या इसे डाइस का रूप देने पे निम्न में से कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा। चलिए समझ लेते हैं, निम्न में से कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा। 4 ऑप्शन लेते हैं इस क्वेश्चन के। ये 4 ऑप्शन हैं, यहां पे मैं फिल कर देता हूं। डॉलर परसेंटेज कॉपीराइट हच
copyright परसेंटेज, कॉपीराइट हज और डॉलर, ये चार ऑप्शन हमारे सामने हैं और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस खुले हुए पासे को बंद करने में निम्न में से कौन सी आकृति हमें दिखाई देगी या कौन सा फिगर हमें दिखाई देगा, कौन सा डाइस बनेगा। चलिएगा समझ लेते हैं। तो हमें पता है अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ ना दिखाई जा सकती है और ना ही छिपाई जा सकती है। जहां पे हमें अपोजिट सरफेस एक साथ दिख जाए उस ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। तो यहां पे देख पा रहे हैं हमें पता है डॉलर का अपोजिट क्या है, परसेंटेज, और जो कि हमें डॉलर के साथ में दिखाई दे रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा हमें पता है कॉपीराइट के अपोजिट क्या आएगा, हच आएगा, जो कि इसके साथ में दिख रहा है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे चेक करिएगा एट द रेट के अपोजिट क्या होगा हमारा, ई होगा, और परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा हमारा, डॉलर होगा, जो कि दोनों नहीं हमें दिखाई दे रहे हैं। कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा, हच होगा, यानी हम कह रहे होंगे ये हमारा आंसर है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं। यहां पे देखा कॉपीराइट के अपोजिट क्या है हमारा, हच, और वो कॉपीराइट के साथ में दिख रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। इसके ऑप्शन ले लेते हैं चार। यहां पे समझते हैं चलिएगा यहां पे भी फिल कर देता हूं। PN Q M T Q N P S M N और S। फिर से हमारे सामने चार ऑप्शन हैं और हमसे पूछा जाएगा इस आकृति को बंद करने पे हमें कौन सा डाइस दिखाई देगा। चलिएगा हमें पता है अपोजिट सरफेस ना कभी एक साथ दिखाई जा सकती है और ना ही कभी एक साथ छिपाई जा सकती है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो हम यहाँ पे देखेंगे P के अपोजिट हमारा क्या है, S, यानी S हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि N के अपोजिट हमारा क्या है, Q, जो कि इसके साथ में दिख रहा है, तो ये आंसर हमारा कभी भी नहीं हो सकता। चलिए इसकी बात करें तो हमें पता है M के अपोजिट क्या है, T, और जो कि हमें साथ में दिख रहा है, M के साथ हमें T दिखाई दे रहा है। यदि M यहाँ पे है तो T को यहाँ पे बैक साइड में होना चाहिए था, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। चलिए इसे चेक करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं N के अपोजिट हमारा Q है और P के अपोजिट हमारा S है, और P के साथ में हमें S यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम बता रहे होंगे ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन ऑलरेडी हम कट कर चुके हैं। चलिएगा इसे चेक कर लेते हैं। M के अपोजिट T हमें कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, यानी M यहाँ पे है तो T कहीं ना कहीं इसके पीछे होगा। S की बात करें तो S यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं P इसके पीछे होगा। इसके बात करें N की बात करें, N टॉप पे है तो कहीं ना कहीं हमारा जो NQ होगा वो बॉटम पे होगा, तो हम कह रहे होंगे ये हमारा आंसर होगा। चलिएगा अगले फिगर के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं इसे। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ अलग तरीके से हमें फिगर दे दिया जाता है, जैसे कि चलिए इस फिगर में अंकों को फिल कर देता हूं 1 2 3 4 5 6।
हमसे पूछा गया है कि बताइए 5 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा, इसके अलावा 4 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक होगा और 3 के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा। चलिएगा, अब हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, हम देख पा रहे हैं कि यदि हम सीधी रेखा में जाएंगे टॉप से बॉटम या लेफ्ट टू राइट और एक के बाद एक सतह छोड़ के, यानी एक के बाद अगली सतह छोड़ के जो भी सतह आएगी वो एक दूसरे की अपोजिट होगी। चलिए इसका यूज करते हैं। तो हमने देखा 3 से हमने सीधी रेखा पे चलना स्टार्ट किया, तो हमने एक सतह छोड़ा, 2 को छोड़ा, हमें क्या मिला 4। यानी हम बता रहे होंगे कि 3 के अपोजिट क्या होगा हमारा 4। यानी दूसरे क्वेश्चन का हमें आंसर मिल गया कि 3 के अपोजिट हमारा 4 होगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे हमें सीधी रेखा पे चलने पे कोई अंक नहीं मिला और इसके अलावा यहाँ पे भी नहीं, इसके अलावा हम इस साइड भी नहीं चल सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस सिचुएशन में हमें इमेजिन करना होगा। हम देख पा रहे हैं इस बिंदु के माध्यम से ये तीनों सतहें एक दूसरे को ज्वाइंट करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट सतहें कभी एक साथ नहीं दिखती हैं। तो हम कह रहे होंगे कि 5 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता, तो 5 के अपोजिट क्या होगा हमारा 1 होगा। भाई हम देख पा रहे हैं ये इस बिंदु के माध्यम से, यानी कि ये 3 सरफेस एक साथ में हैं कहीं ना कहीं, तो एक साथ में है तो ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। तो हम कह रहे होंगे 5 के अपोजिट स्थान पे कौन सा आएगा हमारा 1 आएगा, और इसके अलावा हमारा बचा क्या है 2 के अपोजिट हमारा 6 आएगा। यानी 5 के अपोजिट हमारा 1 आएगा और 2 के अपोजिट हमारा 6 आएगा। इसके अलावा हमसे क्या पूछा गया था, 3 के अपोजिट तो हमारा 4 आएगा, जैसा कि हम ऊपर फिल कर चुके थे। समझ पाए होंगे इस फिगर को। हमने देखा एक ऊपर से नीचे की ओर चले, हमें एक फिगर छोड़ने के बाद, यानी एक सतह छोड़ने के बाद 4 मिला। इसके बाद हम सीधी रेखा पे नहीं चल पाए, तो हमने देखा इस बिंदु के माध्यम से इन 3 सरफेस को एक साथ में कनेक्ट किया गया था। चलिए अगले फिगर की ओर चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हमसे पूछा जाएगा कि बताइए ए के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा, ई के अपोजिट सतह पे कौन सा अंक आएगा। चलिएगा समझते हैं। हमें पता है एक सीधी रेखा पे चलने पे एक के बाद जो अगली सतह आती है हमारी, वो हमारी क्या होती है अपोजिट सरफेस होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हम सीधी रेखा पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे सामने दो सतहें हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी 2 सतहें हैं और इसके अलावा यहाँ पे भी हमें 2 सतहें ही दी गई हैं। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, इससे पहले हमने इस फिगर के बारे में जाना था। यहाँ पे हमने देखा था हमारे सामने एक फिगर दिया हुआ था कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने जाना था सीधी रेखा में चलने पे एक के बाद एक छोड़ के एक दूसरे की अपोजिट थी, यहाँ पे भी एक दूसरे की अपोजिट थी, और ये जो 2 सतहें बच जाती हैं आपकी, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट थी। और इसी का यूज करके हम इस फिगर का आंसर देंगे। देखिएगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ इस तरीके से लाइन करने पे क्या होता है, ये जो लास्ट वाला अंक होता है, यानी इस फिगर का जो नोक होता है, वहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट अंक हमें मिल जाते हैं। यही तो हमने देखा भाई। यहाँ पे जैसे कि मैंने अंक फिल कर दिया, मान लीजिए A B C D F और E,
तो हमसे पूछा गया होता ए के अपोजिट तो हम सी बता रहे होते और डी के अपोजिट ई बता रहे होते, इसी प्रकार से एफ के अपोजिट बी बता रहे होते। लेकिन हमने देखा इसके एफ के अपोजिट बी बता रहे होते और एफ तक जाने के लिए हमें कुछ ऐसे चलना पड़ा, यानी कि कुछ इस तरीके से चलना पड़ा और यहाँ पे हमें अपोजिट मिल गया। समझ पाए हैं? तो देखिएगा इसी का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ऐसे चलने के बाद यहाँ पे हमें एक दूसरे के अपोजिट, यानी ए के अपोजिट सी हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे चेक करते हैं। इसी प्रकार से चलने पे हमें पता चला एफ के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा और हमारा जो अंक बचा है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यानी ए के अपोजिट हमारा क्या मिला, ए के अपोजिट क्या मिला, सी, और ई के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, ई के अपोजिट हमारा डी हो जाएगा। इसके अलावा यदि हमसे पूछा गया होता कि बताइए एफ के अपोजिट क्या होगा, तो हम बता रहे होते एफ के अपोजिट हमारा वी हो जाएगा। समझ पाए होंगे यहाँ तक? चलिएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे रफ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, इसी फिगर को कुछ उल्टे तरीके से दे दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ पे अंकों को फिल कर देता हूँ। एम एन टी क्यू आर एस, एम एन टी क्यू आर एस। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि n के अपोजिट कौन सा अंक होगा, m के अपोजिट कौन सा अंक होगा। चलिएगा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है, फिर से हम सीधी रेखा की ओर नहीं जा सकते, लेकिन हमें पता है एक फिगर के माध्यम से समझा था हमने, ये दोनों भुजाएं जो भुजा होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। इसका यूज यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से चलेंगे, यही फिगर हुआ हमारा, तो हम कह पा रहे होंगे m के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। m के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट करेंगे तो हम बता रहे होंगे n के अपोजिट हमारा r हो जाएगा। यानी m के अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, m के अपोजिट q आएगा और n के अपोजिट r आएगा। इसके अलावा t के अपोजिट हमारा s आएगा। समझ पाए होंगे? चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ तक समझ पाए होंगे, इसे रफ कर देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे कुछ और फिगर होते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे फिगर को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कभी कभी फिगर में कुछ सतहें को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि यहाँ इन निम्न में से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। 1 2 चलिए यहाँ पे मैं अंकों को फिल कर देता हूँ, $, और इसके अलावा यहाँ पे h। बाकी सरफेस को क्या किया गया है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है, ब्लैंक छोड़ दिया गया है और हमारे सामने इसी के रिगार्डेड 4 ऑप्शन होंगे। इस पासे को लेकर हमारे सामने 4 ऑप्शन होंगे और वहाँ पे हमें बताना होगा कि इस पासे को बंद करने पे कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा। इस पासे को बंद करने पे कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा।
चलिए, @ डॉलर $, हच, यहाँ पे है हमारा डॉलर हच और इस वाली सरफेस को ब्लैंक छोड़ा गया है। यहाँ पे हमारा @ है और यहाँ पे हमारा डॉलर है और हमसे पूछा गया है कि बताइए इस फिगर को बंद करने पे कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा या कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। चलिए, तो हमें पता है इस सरफेस के अपोजिट क्या होगा, ये वाली ब्लैंक सरफेस आएगी। इस ब्लैंक सरफेस के अपोजिट ये ब्लैंक सरफेस आएगी और डॉलर के अपोजिट हमारा हच आएगा। चलिए, इसका यूज़ करते हैं। हमें पता है अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं देखी जा सकती है, जबकि डॉलर और हच हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो हम कह रहे होंगे ये आंसर नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे भी हमने देखा डॉलर और हच हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा हमें यहाँ पे केवल @ और इसके अलावा हमें दो ब्लैंक सरफेस दिखाई दे रही हैं। @ हमने देखा @ हम मान लेते हैं कि @ और ये वाली ब्लैंक सरफेस हमारी कहीं ना कहीं पीछे होगी। चलिए, और इसके अलावा हमने देखा कि ये वाली ब्लैंक सरफेस है, इसमें से एक ब्लैंक सरफेस हमारी ये वाली हो गई जो हमें इसके साथ दिखाई दे रही है। इसके अलावा एक ब्लैंक सरफेस यहाँ पे है, हम मान लेते हैं वो वाली ब्लैंक सरफेस हमारी इसके बैक में होगी। अगर हम मानते हैं, समझिएगा, यहाँ पे देखा @ अगर @ की ब्लैंक सरफेस यहाँ पे है ये वाली, तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा। अगर हमने माना कि ये दोनों ब्लैंक सरफेस हैं तो भी हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैंने माना एक ब्लैंक सरफेस हमारी यहाँ पे है, ये वाली ब्लैंक सरफेस, इसे मैं नंबर दे देता हूँ 1, यानी 1 नंबर वाली ब्लैंक सरफेस हमारी ये है और दूसरी ब्लैंक सरफेस ये वाली है, @ की ब्लैंक सरफेस है, तब भी ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम कह रहे होंगे ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिएगा, इसके अलावा देखते हैं, हमने देखा डॉलर के साथ में हमें दो ब्लैंक सरफेस दिखाई दे सकती हैं। हम कह सकते हैं डॉलर के साथ में, यानी कि एक ब्लैंक सरफेस हमारी ये वाली हो सकती है और इनमें से कोई एक ब्लैंक सरफेस यहाँ पे भी हो सकती है। तो हम कह रहे होंगे हमारा ये आंसर होगा। समझ पाए हैं? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने देखा ये 3 ब्लैंक सरफेस थी और एक ब्लैंक सरफेस के अपोजिट @ था, यानी इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे इस ऑप्शन को गलत किया था। जबकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हो सकता है एक ब्लैंक सरफेस ये हो हमारी और अगली ब्लैंक सरफेस ये वाली हो, तभी इस बेस पे इस आंसर को हम ठीक करेंगे। चलिए, एक ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, यहाँ पे अंकों को फिल कर देता हूँ A और B। बाकी सरफेसेस को हमारे सामने ब्लैंक छोड़ दिया गया है और हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं और हमसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है या बनेगा। AB, यहाँ पे A और B,
इसके अलावा यहाँ पे ए और उस वाली सरफेस को पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ दिया गया है। 1 2, ये हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया। और उसने ऑप्शन हमें दिया है यहाँ पे, ऑप्शन को लिख देता हूँ। ए ऑप्शन दिया है केवल 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 पहला। बी ऑप्शन है हमारे सामने केवल केवल पहला और दूसरा। सी ऑप्शन है हमारे सामने केवल तीसरा और चौथा। एक ऑप्शन हमें हमारे सामने है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा चेक कर लेते हैं। हमने देखा ए के अपोजिट हमारा क्या आएगा, बी आएगा। इस ब्लैंक के अपोजिट इस ब्लैंक सरफेस को रखेंगे, इस ब्लैंक के अपोजिट इस ब्लैंक सरफेस को रखेंगे। इसके अलावा हम बता रहे होंगे ए के अपोजिट हमारा बी आएगा। चलिए, तो अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। यहाँ पे भी हमने देखा अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। ये दोनों आंसर हमारे गलत हो जाएंगे। इसके अलावा हमने देखा ए हमें दिखाई दे रहा है और इसके अलावा बी इसके बैक में होगा। हो सकता है एक सरफेस ये वाली हो और एक सरफेस ये वाली हो, तो इस बेस पे इस आंसर को हम ठीक करेंगे। चलिएगा, यहाँ पे हम चेक करें तो हमने देखा यहाँ पे हमारे सामने 3 की 3 ब्लैंक सरफेस हैं। यानी अगर एक सरफेस हमने यहाँ से ली तो 2 सरफेस हमें यहाँ से लेनी पड़ेंगी जो कि एक दूसरे की अपोजिट होंगी। तो हम कह रहे होंगे ये भी हमारा गलत आंसर होगा। अब हम जाएंगे अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन की ओर हमने देखा कि केवल पहला सही है, तो पहला तो हमारा गलत है, ए ऑप्शन हमारा गलत होगा। इसके अलावा हमने बी ऑप्शन की ओर गए तो हमने देखा केवल पहला और दूसरा सही है, तो पहला और दूसरा भी हमारा गलत है। इसके अलावा तीसरा और चौथा सही है। यदि चौथा भी ऑप्शन हमारा ठीक होता तो हम इसे टिक कर रहे होते। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए तो हम किसे टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा यदि हमारे सामने एक ऐसा ऑप्शन होता कि केवल तीसरा सही है, यानी क्या होता, केवल तीसरा सही है, तो हम उसे टिक कर रहे होते। लेकिन यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन क्या था, केवल पहला, तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। समझ पाए होगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अच्छा सा फिगर और बनाते हैं। यहां तक आप आशा करते हैं, यहां तक आप आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए एक फिगर और लेते हैं। चलिए यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ ए बी सी डी और ई। इसके अलावा 1 2 3 और 4। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके अपोजिट सरफेस की, कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट आएगी। चलिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिट सरफेस की, कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट आएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 4 सरफेस हैं हमारी, यहाँ पे हमने देखा एक सीधी रेखा में चलने पे एक के बाद एक छोड़ के जो अगला आएगा वो हमारा अपोजिट सतह होगा।
तो यहाँ पे हम बता रहे होंगे कि डी के अपोजिट हमारा ई आएगा। यहाँ पे देखिएगा ए के अपोजिट हमारा सी आएगा। चलिएगा, अब हमारे सामने जो अंक बचा है बी के अपोजिट कौन सा अंक आएगा? तो जो बी के अपोजिट अंक आएगा वो क्या होगा, कुछ इस तरीके से, यानी बंद करने पे हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बी के अपोजिट आएगा 1 2 3 4। यानी बंद करने पे ये जो 4 आपको दिख रही हैं, जहाँ पे 1 और 2 और 3 4 को लिखा गया है, ये चारों किसके अपोजिट होंगी? इस बीच वाली सरफेस के अपोजिट होंगी। और जब यहाँ पे हम बंद करेंगे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये सारी सरफेस हमें कैसी दिख रही हैं? क्लॉकवाइज दिख रही हैं। और बंद करने पे ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। यानी बंद होने पे हमें कुछ ऐसी सरफेस दिखाई देगी। चलिएगा, अब हमारे सामने एग्जामिनर हमें 4 ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इस फिगर को लेकर 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। चलिएगा, यहाँ पे मैं अंकों को फिल कर देता हूँ। ए सी, इसके अलावा 1 2 3 4, ए बी 1 2 3 4। तीसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं। ई डी, ई और डी, यहाँ पे क्या है हमारा 1 2 3 4। चौथे ऑप्शन में ई सी, यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3 और 4। चलिएगा, हमें बताना होगा कि जो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से बंद करने पे कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा। बंद करने पे कौन सा डाइस हमें दिखाई देगा, यानी इस फिगर को हम जब बंद करेंगे डाइस की फॉर्म में तो हमें कौन सा डाइस दिखाई देगा। तो हमें पता है कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई दे सकती है। तो हमने देखा ए के अपोजिट हमारा क्या है? सी है। ए के अपोजिट क्या है हमारा? सी है। तो हम इस बेस पे पहले आंसर को गलत कर देंगे, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती है। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसकी रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, जबकि यदि इसकी रोटेशन कैसी होगी? बंद करने पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। हालांकि हमें यहाँ पे पता चला कि ए के अपोजिट सी है, इस बेस पे भी हम इस आंसर को गलत कर सकते थे। चलिए, यहाँ पे देखा हमने बी के अपोजिट क्या आएगा? बी के अपोजिट ये सरफेस आएगी, और जबकि ये सरफेस हमें बी के साथ में दिखाई दे रही है, इसलिए हम इस आंसर को भी गलत कर देंगे। यहाँ पे देखिए ई के अपोजिट हमें क्या दिखाई दे रहा है? डी, और जबकि यहाँ पे ई के अपोजिट ई के साथ में हमें डी दिखाई दे रहा है, इस बेस पे हम इसे गलत करेंगे। चलिएगा आगे देखते हैं। डी के अपोजिट क्या है? यहाँ पे ई के अपोजिट हमारा डी है, डी हमें यहाँ फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। सी के अपोजिट क्या है? ए भी हमें फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इसके अपोजिट क्या होगा? बी, और बी भी हमें फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें इसकी रोटेशन को चेक करना होगा, क्योंकि हमें पता है इसे बंद करने के बाद जो इन अंकों की रोटेशन है वो यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो बंद करने पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। यदि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दी गई होती तो बंद करने पे क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा इसकी रोटेशन कैसी दी गई? हमें एंटी क्लॉकवाइज दी गई है, यानी घड़ी की
विपरीत दिशा की ओर दी गई है, घड़ी की विपरीत दिशा की ओर दी गई है, तो हम कह रहे होंगे यहां पे हमारा डी आंसर सही होगा। चलिएगा, यहां तक आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद फिर हम इस डाइस को ओपन डाइस को फिनिश करके कुछ स्पेशल क्वेश्चन की भी बात करेंगे। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं। जहाँ बीच में ए को फिल किया गया है, बाकी सरफेस को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इस वाली सरफेस को ब्लैक कर दिया गया है। इसके ठीक सामने वाली को भी ब्लैक किया गया है। इसके अलावा सारी सरफेस को वैसे ही छोड़ दिया गया है। इसके अलावा सारी सतहें को वैसे ही छोड़ दिया गया है। हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। चार डाइस हमारे सामने दिए गए हैं। चलिएगा, यहाँ पे ऑप्शन को फिल कर देते हैं। चलिएगा, अगला ऑप्शन देखते हैं। और चौथे ऑप्शन को ब्लैंक ही छोड़ा गया है। चलिएगा, अब हमसे पूछा जाएगा कि इस आकृति को बंद करने पे हमें निम्न में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। तो हम देख पा रहे हैं, यदि हम इस फिगर को बंद करेंगे तो इसकी कुछ ऐसी रोटेशन होगी जो कि ए के अपोजिट आएगा, और इसकी 2 सरफेस क्या होंगी, ब्लैक होंगी, जो कि ठीक सामने आमने वाली होंगी, ना कि एक साथ वाली होंगी। ज़रूरी नहीं, इसी कंडीशन में हो सकता है वो सरफेस हमें ऐसी भी दिखाई दे सकती हैं, हो सकता है वो सरफेस हमें ऐसी भी दिखाई दे सकती हैं। चलिए, यहाँ पे हमने देखा इसे बंद करने पे कभी भी हमें ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई सकते।
दिखाई दे सकते, तो इस आधार पे हम इसे गलत करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इस कंडीशन में भी हमें नहीं दिखाई दे सकते। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो कभी भी 3 ब्लैंक सरफेस एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे सकती। मैंने मान लिया कि ये वाली ब्लैंक सरफेस यहाँ पे हो गई, यानी इसमें से एक ब्लैंक सरफेस यहाँ पे आ गई। अगर इसके बाद हम 2 ब्लैंक सरफेस लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों अपोजिट सरफेस को लेना पड़ेगा, इसीलिए इस आंसर को भी हम गलत करेंगे। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या, यहाँ पे हमारा वी आंसर होगा। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। यहाँ पे हमने देखा हमारा कौन सा आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा, क्योंकि ये सरफेस हमें कहीं ना कहीं इस पोजीशन में दिखाई देगी। और यहाँ पे हमने देखा एक अपोजिट सरफेस हमारी यहाँ से हमने ले लिया और एक अपोजिट सरफेस मान लेते हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा क्या होगा, बी आंसर होगा। इसी के साथ में हम डाइस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके डाउट सेंड करें, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।